हेलो दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से फ्यूचर इंडिया में स्वागत है। बहुत दिनों से आप मौलाना साद के बारे में सुन रहे होंगे कि कौन है मौलाना साद, कौन है मौलाना साद, और आज तक आपको ये नहीं पता चल पा रहा होगा कि आखिर उनका इतिहास है क्या। ये आज आपको बताते हैं कि कौन है मौलाना साद और क्या इनका विषय चल रहा है, और ये क्यों हिंदुस्तान में जो है इतनी बहुत तैयारी के साथ भारत सरकार इनको ढूंढ रही है, लेकिन ये हाथ से गायब हो गए हैं। हिंदुस्तान में हैं, कहाँ पर हैं ये नहीं पता। शुरुआत करते हैं 1 अप्रैल 2020 से, जहाँ से मौलाना साद की शुरुआत हुई और ये जानकारी में आया। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के मरकज़ में कोरोना वायरस फैलने से यह जमात देश भर के निशाने पर आई। लॉकडाउन के बावजूद यहाँ 2000 से ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होना जमात की सामाजिक जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर गया। दिल्ली पुलिस ने तो तबलीगी जमात के मौलाना साद और अन्य के खिलाफ महामारी कानून 1897 के तहत केस भी दर्ज कर दिया। मौलाना साद ही आपको बताते चलें कि तबलीगी जमीयत का अमीर यानी कि मुखिया है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब मौलाना साद और तबलीगी जमात विवादों में फंसी हो। 3 साल पहले तो जमात में ऐसा विवाद हुआ था कि उसने उसे 2 गुटों में बांट कर रख दिया। इसी के बाद मौलाना साद ने पुरानी तबलीगी जमात का खुद को अमीर यानी कि खलीफा घोषित किया। दूसरे गुट के 10 अन्य सदस्य जो मौलाना साद की नीतियों से अत्यंत परेशान हो गए थे, उन्होंने अपना जो है एक अलग ग्रुप बना लिया। वो ग्रुप 10 सदस्यों की सूरा कमेटी बनाकर दिल्ली के तुर्कमान गेट पर मस्जिद फैज़ ए इलाही से अपना अलग तबलीगी जमात चला रहा है। मौलाना इब्राहिम, मौलाना अहमद लाड और मौलाना जुहैर सहित कई इस्लामिक स्कॉलर इस दूसरे ग्रुप से जुड़ गए। आपको बताते चलें कि कोरोना संक्रमण के खतरे को भांपते हुए मस्जिद फैज़ ए इलाही ने तबलीगी जमात का काम सरकार की चेतावनी के बहुत पहले 1 मार्च को ही बंद कर दिया था। दूसरी ओर निजामुद्दीन मरकज़ में जमात का काम हर तरह की एहतियात से बेपरवाह रहते हुए जारी चलता रहा। 13 मार्च को मौलाना साद ने मरकज़ में जोड़ का एक कार्यक्रम रखा था, जिसके तहत भारत ही नहीं विदेश से भी काफ़ी लोग आए थे। इसी के चलते लॉकडाउन के बाद भी तबलीगी जमात के मरकज़ में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। और बताया जा रहा है कि ये संख्या लगभग 7,500 के लगभग थी। 7,500 में से बहुत से लोग जो वहाँ से चले गए, बचे खुचे 2,000 लोग वो क्यों रुके हुए थे, इस बात को जो है सरकार भी नहीं समझ पा रही और मौलाना साद इसका कोई सही उत्तर या जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बताते चलें आपको कि मौलाना साद के परदादा मौलाना इलियास कांधलवी ने 1927 में तबलीगी जमात का गठन किया था। वे उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधला के रहने वाले थे, जिसकी वजह से अपने नाम के साथ वो कांधलवी शब्द लगाते थे। कांधलवी इनकी जात बिरादरी नहीं है, ये जिस एरिया के रहने वाले थे वहाँ के नाम के हिसाब से इसको कांधलवी शब्द जोड़ा जाता है। मौलाना इलियास के चौथी पीढ़ी से मौलाना साद आते हैं और परपोते हैं। इसके अलावा मौलाना साद के दादा मौलाना यूसुफ थे, जो मौलाना इलियास के बेटे थे, और उनके निधन के बाद ये खलीफा बन गए या अमीर बन गए। अमीर बोलते हैं इनके यहाँ अध्यक्ष को। 1965 में दिल्ली में मौलाना साद का जन्म हुआ और उनके पिता का नाम मौलाना मोहम्मद हारून। मौलाना साद शुरुआती पढ़ाई 1987 में मदरसा कशफुल उलूम हजरत निजामुद्दीन में इन्होंने करी और इसके बाद वो सहारनपुर चले गए। वहाँ की मस्जिदों में उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी और वहाँ से उन्होंने आलमियत की डिग्री हासिल करी। मौलाना साद की शादी 1990 में सहारनपुर के मज़ाहिर उलूम के मुहत्तमिम वीसी मौलाना सलमान की बेटी से हुई। 1955 में तबलीगी जमात के सर्वे सर्वा मौलाना इनामुल हसन का निधन हो गया और उसके बाद मौलाना साद ने मरकज़ की जिम्मेदारी संभाली। तभी से वो तबलीगी जमात के अपने प्रमुख बने हुए। तबलीगी जमात में मौलाना साद का बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। जैसा कि लोग बता रहे हैं, उनके बयान और तकरीर उपदेश को मुस्लिम समुदाय के बीच काफ़ी सुना भी जाता है। तबलीगी जमात के इज्तिमा में मोहम्मद साद की एक झलक देखने और उनसे हाथ मिलाने के लिए काफ़ी लोगों को परेशान भी होते हुए देखा गया है कि शायद हमसे ये हाथ भी मिलाने, हमको बोसा दें। तबलीगी जमात के ये रहे प्रमुख। भारत में अंग्रेजों की हुकूमत आने के बाद आर्य समाज ने हिंदू से मुस्लिम बने लोगों को
दोबारा से हिंदू बनाने के लिए शुद्धिकरण अभियान की शुरुआत करी थी। इसके चलते मौलाना इलियास कांदलवी ने 1926 और 1927 में तबलीगी जमात का बामुश्किल गठन किया कि हमारे जो मुस्लिम बन चुके हैं, जो सुन सुनकर सुन्नत करके हुए हैं, वो दोबारा से हिंदू ना बन जाएं। इसके लिए इस जमात का गठन किया गया था। इस तरह से वो तबलीगी जमात के पहले अध्यक्ष बने या अमीर बने। मौलाना इलियास पहली जमात मेवात लेकर गए थे। मौलाना इलियास के निधन के बाद उनके बेटे मौलाना यूसुफ तबलीगी जमात के सर्वे सर्वा बने। मौलाना यूसुफ का 1965 में निधन हुआ। उसके बाद मौलाना इनामुल हसन तबलीगी जमात के प्रमुख बने। इनामुल हसन के दौर में तबलीगी जमात का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ। 30 साल तक वो इस पद पर रहे और करीब 58 देशों के साथ उन्होंने अपने संबंध बनाए। तबलीगी जमात लेकर जाना, लेकर आना, और वहाँ से धीरे धीरे इनको चंदा प्राप्त होने लगा, मोटा पैसा आने लगा, और तबलीगी जमात का नाम 56 देशों में, 58 देशों में फैला। इस दौरान देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में तबलीगी जमात के काम का फैला हुआ। जैसा कि बताया जाता है, मौलाना इनामुल हसन ने 1993 में 10 सदस्यों की एक कमेटी भी अपनी बनाई, जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों को शामिल किया गया। भारत से इसमें मौलाना इनामुल हसन, मौलाना साद, मौलाना जुबैर और मौलाना अब्दुल वहाब को शामिल किया गया था। इस कमेटी के काम को था दुनिया भर में तबलीगी जमात के कामकाज को और ज़्यादा से ज़्यादा अमीर लोगों को जोड़ना। साल 1995 में मौलाना इनामुल हसन का निधन हो गया। उसके बाद तबलीगी जमात का सर्वे सर्वा कौन बनेगा, इस पर एक बहुत बड़ा अच्छा खासा विवाद पैदा हुआ, और इसके चलते किसी को भी प्रमुख नहीं बनाया गया, बल्कि 10 सदस्यों की जो इनकी सूरा कमेटी थी, उसी की देखरेख में जमात का काम चलता रहा। इस कमेटी के ज़्यादातर सदस्यों की अब तक मौत हो चुकी है। मौलाना जुबैर के 2015 में निधन के बाद सूरा में अब्दुल वहाब ही केवल बचे थे। इसके बाद तबलीगी जमात में लोगों ने कहा कि कमेटी के जिन सदस्यों के निधन से जगह रिक्त हो गई है तबलीगी जमात में, उसको भरा जाए। मौलाना साद इसके लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने खुद को तबलीगी जमात का अमीर घोषित किया। ये एक ज़बरदस्ती थी जिसे कई लोगों ने नापसंद किया, लेकिन उनकी नापसंदगी को दरकिनार रखते हुए मौलाना साद ने अपने आप को खलीफा यानी कि अमीर यानी कि अध्यक्ष खुद को घोषित कर दिया। इसके चलते तबलीगी जमात में काफ़ी विवाद भी हुआ। 2 गुट बने और दोनों गुटों के बीच जमकर लाठियां डंडे चले। ये मामला पुलिस तक भी पहुंचा। इसके बाद ही दूसरे गुट ने मरकज से अलग तुर्कमान गेट पर मस्जिद फैज इलाही से जमात का काम करना शुरू कर दिया। हालांकि मुस्लिम समुदाय का बड़ा हिस्सा जो तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ है, वो आज भी निजामुद्दीन स्थित मरकज को ही अपना केंद्र समझता है। ये मौलाना साद की वो हिस्ट्री है जो मैंने आपके सामने रखी है। अब इस समय हाल ये है कि जिस समय मौलाना साद को जो है बुलाया गया और कोरोना जमात से कोरोना का वायरस निकला और लोगों तक फैला, भारत सरकार ने इनके ऊपर थोड़ा सा शिकंजा कसा, इनके लोगों को पकड़ा गया, उनकी जांच पड़ताल करी गई। उस जांच पड़ताल में बहुत से लोग जो है कोरोना से ग्रस्त पाए गए। उसका सरकार ने उनको जो है कहा कि आप भर्ती हो जाइए, और कई लोगों ने जो है इसका विरोध किया और मस्जिदों को जो है खुला छोड़ा गया। मस्जिदों में खुलकर नमाज पढ़ी गई। बहुत से लोगों ने इसका विरोध भी किया कि हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, लेकिन वो पाबंदियां नहीं थी, वो भारत सरकार की एक परेशानी का माहौल और सबब था। वो देश हित में बात करना चाह रही थी, लेकिन देश हित की बात को लोगों ने जो है इसको गलत में लिया और इसको जो है अपने हिसाब से इसको चलाने की कोशिश करी। अब मैं आपको बताता चलूं कि मौलाना साद इस समय एक बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक बन चुके हैं। करीब 150 देशों से इनकी संपत्तियां जो है इनको पैसा प्राप्त होता है। वो पैसा विभिन्न मौलानाओं के अकाउंट में आता है। वो पैसा कहाँ कहाँ पहुँचता है, किस तरीके से आता है, इसका सारा नेटवर्थ मौलाना साद के हाथ में रहता है। मौलाना साद इतने पैसे का क्या करते हैं, ये पैसा कहाँ से कहाँ पहुँचता है, यही भारत सरकार की प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है। अब बात आती है कि इस समय मौलाना साद साहब का नेटवर्क कितना बड़ा है। बताते चले आपको कि करीब लगभग 150 देशों में इनका नेटवर्थ फैला हुआ है।
अलग अलग मौलवियों, हिंदुस्तान के अलग अलग मौलवियों के अकाउंट में हर बार पैसा अलग अलग आता है और इस पैसे को अलग अलग अकाउंट्स से अलग अलग जो है मौलाना साद के खाते में या जो है जगहों पर ट्रांसफ़र किया जाता है। यह पैसा उद्योगपतियों जो कि मुस्लिम उद्योगपति हैं उन पर लगाया जाता है, बसे हुए रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर उनको बसाने के काम में लगाया जाता है और बाकी मौलाना साहब की लगभग इस समय जो नेटवर्थ वैल्यू है वो करीब 1.5 लाख करोड़ के लगभग आंकी जा रही है, जैसा कि सुनने में आया है। ये हमने इसका निष्कर्ष नहीं निकाला है, ये भारत सरकार अपने विश्वस्त सूत्रों के हिसाब से काम कर रही है। ये सुनने में आ रहा है कि मौलाना साद की प्रॉपर्टी इस समय हिंदुस्तान में लगभग 150 करोड़ की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, मैं 150 करोड़ नहीं 1.5 लाख करोड़ की बात बता रहा हूँ, वो गलत निकल गया मुंह से। 1.5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टियाँ इस समय मौलाना साद की हिंदुस्तान में हैं, जो कि कैश में भी हैं, जो कि फिक्स में भी हैं, जो प्रॉपर्टी में भी हैं, और ये पैसा बड़े बड़े मुस्लिम उद्योगपतियों के द्वारा लगाया हुआ है और ये पैसा जो है मरकज़ के कामों में आता है। बाकी का बचा खुचा पैसा मौलाना साद के अकाउंट में जाता है, जो कि उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाता है। अब हमारा ये कहना है कि मौलाना साद, कृपया आप जो है पुलिस के सामने आएँ, देश की जनता के सामने आएँ, कोई छिपाने की ज़रूरत नहीं। आपको पैसा प्राप्त हुआ, बहुत अच्छी बात है, आपने उसे अच्छे काम में लगाया, ये भी बहुत अच्छी बात है, और आप उसको लोगों को, रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने में या गरीब मुसलमानों की आप मदद करने में उसे खर्च कर रहे हैं, ये देश हित का काम है। ठीक है, हम इसको मानते हैं कि आप अच्छा और एक नेक काम कर रहे हैं, लेकिन कम से कम इस बात का ध्यान रखिए आप, अगर सरकार आपसे कुछ जानना चाह रही है, भारत सरकार आपसे जवाब मांग रही है, आप ये ना समझिए कि मोदी जी आपसे आपका हिसाब मांग रहे हैं। मोदी एक बीजेपी का पार्ट है, पार्टी बीजेपी है, बीजेपी इस समय रूलिंग पार्टी है, मोदी इस समय सर्वे सर्वा है, तो लिहाजा नाम मोदी जी का ही आएगा। लेकिन मोदी सरकार नहीं है, मोदी एक व्यक्तित्व है, सरकार बीजेपी की है, तो इस समय पूरी सरकार की जवाबदेही पूरी दुनिया को हो जाती है कि मौलाना साद की तरफ से ये आक्रामकता या ये परेशानी का माहौल देश के लिए क्यों पैदा किया जा रहा है। सवाल ये भी उठता है कि मुसलमान सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, और ये इल्ज़ाम लगाना कि देश में मुसलमानों को सताया जा रहा है, देश में मुसलमानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, ये गलत है। आप ऐसा मत करें। आपको केवल इसलिए जांच के लिए बुलाया जा रहा है कि अगर आप कोरोना से पीड़ित हैं तो आपको और आपके परिवार को क्वारंटाइन कर दिया जाए, आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाए कि हाँ भाई आप साफ सुथरे हैं। आप दूसरी जगह छिप के अपना इलाज क्यों करा रहे हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप सरकार के सामने नहीं आना चाहते? ठीक है, मरकज़ निजामुद्दीन का पैसा बकाया है, आपने टैक्सेस नहीं भरे, ये आपकी गलती थी, ये कमी है। आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ आएँ, सरकार के सामने पेश हों, आपकी जो कमियां हैं आप उसका ब्याज सहित भुगतान करिए। आपके पास पैसे की कमी नहीं है, हिंदुस्तान का ही मुसलमान आपको इतना पैसा सालाना पे कर देता है कि यदि अगर आप उसका ही हिसाब अगर आप सरकार को दे दें तो आप मतलब जो है नंबर 1 में एक बहुत बड़े रईसों के रूप में आप सामने आ जाएंगे। ऐसी क्या बात है कि आप वो पैसा सरकार को क्यों नहीं दिखाना चाहते? आप टैक्सेशन की चोरी क्यों कर रहे हैं? आप उस पैसे को क्यों नहीं बताना चाहते कि आपके पास 1.5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टियां हैं? वो पैसा आपने कहाँ कहाँ लगाया, अभी तो सरकार ने आपसे पूछा ही नहीं है। आपसे तो केवल यही कहा जा रहा है कि आप सामने आइए और देश को बताइए कि आखिर क्यों आप छुटकारा चाहते हैं, आप क्यों नहीं भारत सरकार के सामने आना चाहते हैं, क्यों आपने चेहरा छुपा लिया? ऐसी क्या बात थी? हम लोग आज तक इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। बहरहाल आपके ऊपर ये मैं एक छोटा सा वीडियो जनता की जानकारी के लिए डाल रहा हूँ ताकि लोगों को पता चल सके कि मौलाना साद है क्या आखिर। अगर आप देशभक्त हैं और हिंदुस्तान की धरती का आप जो है खाना पीना सोना उठना बैठना उड़ना पहनना सब करते हैं, तो फिर ये क्या परेशानी का माहौल है? अरब देश क्या कर लेंगे? आप किसको हिंदुस्तान की शिकायत बताओगे? आप किससे कहोगे कि आपको परेशान किया जा रहा है? और दूसरी बात ये है, पिछले 24 साल से आप मरकज़ के अध्यक्ष हो, 1996 से आप जो है मरकज़ के खलीफा बने हुए हो, अमीर बने हुए हो, अध्यक्ष बने हुए हो, तो फिर ऐसी क्या बात आ जाती है कि आपको ऐसी सोच पड़ गई आज मेरे को जो है छिप के रहना? क्या भारत सरकार ने आपको कोई धमकी दी है?
क्या मोदी जी ने आपको कहीं पर कुछ धमकाया है, या मोदी जी के किसी मंत्री ने, संतरी ने, या किसी प्रशासनिक अधिकारी ने क्या आपको रोकने की, टोकने की, या आपके ऊपर कोई शिकंजा कसने की बात कही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप स्वयं की एक घबराहट की वजह से आप छिपकर अंदर बैठ गए हैं। मौलाना साद, ये गलत है और ये आपके गुनाहों को बताता है कि आप गलत हो। लिहाजा मैं मौलाना साद जी आपसे प्रार्थना करूंगा कि देश हित में आप सामने आइए, आपकी जो प्रॉपर्टियां हैं आप उसको नंबर 1 में करिए। और मैं मौलाना साद जी आपसे एक बात और भी कहना चाहता हूँ, यदि आप वास्तव में एक अच्छे देशभक्त हो तो आप मरकज़ निज़ामुद्दीन में, जहाँ पर आपका जो है खलीफा का हिसाब किताब चलता है, वहाँ पर आप पूरे जो है कैमरे लगवाएं और जनता के सामने आपके वहाँ पर अंदर क्या होता है, क्या बातचीत होती है, किन किन मौलानाओं से आपके क्या संबंध हैं, वो सारी आप पब्लिकली, बगल में आपके पुलिस स्टेशन है, आप जो है वहाँ पर उनको जो है कहिए, आप अपना जो है टैबलेट खोलें और देखें, हमारे विषय में जानकारी करें। आप देश को बताएं, आप देश को ये बताएं कि हम लोग हिंदुस्तान के हित में हैं, हम लोग गरीब मुसलमानों के हित में हैं। मैं उन गरीब मुसलमानों को बसा रहा हूँ, उनका पेट पाल रहा हूँ, रोजी रोजगार दे रहा हूँ और हिंदुस्तान के मुसलमानों के हित के ही कार्य कर रहा हूँ। मौलाना साद जी, मेरा आपको परामर्श है, अगर आप ये सब कर रहे हैं तो फिर आप जनता के सामने आइए। और अगर आप जनता के सामने आते हैं तो इसमें चोरी की क्या बात है? फिर तो आप हीरो हो जाओगे ना, पूरे मुस्लिम समाज के ही नहीं, हिंदू समाज और पूरे हिंदुस्तान के हीरो बनने की कोशिश करिए। चोरों की तरह मुंह ना छुपाइए, चोरों की तरह मुंह छुपाने आपको शोभा नहीं देता। आप एक पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड बंदे हो और आज आप एक अरसे से इस लाइन में जुड़े हुए हैं और इस लाइन से जुड़े हुए आप अपने समाज की या पूरे मुस्लिम समाज को, हिंदुस्तानी मुस्लिम समाज को आप आखिर क्यों पूरे विश्व की निगाहों में गिरा रहे हैं? आप ऐसा क्यों साबित कर रहे हैं कि विश्व का मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमानों को देखकर नफरत से ये कहे कि यहाँ के मुसलमान वास्तव में जहाँ पर रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ओढ़ रहे हैं और अपने कारोबार कर रहे हैं, या आखिर हिंदुस्तान के हित की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा बाहर के मुल्क के मुसलमान भी सोच सकते हैं? ऐसा तो नहीं कहीं आपको पैसे का लालच इतना ज्यादा चढ़ चुका हो, इतना ज्यादा पैसे का लालच चढ़ चुका हो कि आप ये सोचते हो कि जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टियां, जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी हम इकट्ठी कर सकते हैं उतनी हम कर लें। और इन प्रॉपर्टियों को इकट्ठा करने के बाद ऐसा तो नहीं कहीं आने वाली आप अपनी 10 पुश्तें, 15 पुश्तें और 50 पुश्तों के लिए पैसा इकट्ठा करके और अपने बेटों को और अपने भतीजों को और भांजों को और खानदान को आप अपना बहुत आगे ले जाना चाहते हो। अगर ऐसी कोई मंशा है तो भी आप खुलकर सामने आए और बताएं। मौलाना साद जी, ये गलत है, देश हित में नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि आप जनता के सामने आए, देश के सामने आए, बल्कि विश्व पटल पर आप आकर लोगों को बताएं कि ऐसा कुछ नहीं है। यदि ऐसा कुछ नहीं है तो सामना कीजिए, सामने आके बताइए लोगों को। और अगर ऐसा कुछ है तो फिर देश के सामने शर्मिंदगी से सर झुका के माफी मांगिए और अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए अपने सारे काले चिट्ठे खोल दीजिए। अगर कुछ है तो, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप काले हैं, आपके पास काले चिट्ठे, लेकिन अगर हैं तो उसको सामने लाइए। मुंह छुपाने की क्या जरूरत है? मुंह छुपाना देश हित में नहीं है, सामने आओ। जैसे आप मुसलमानों के हीरो बने हुए थे, वैसे आप विश्व पटल में आओ ना सामने। 57 मुस्लिम देश और 150 कंट्रियों से पैसे की वसूली दान के रूप में, मरकज के रूप में, मुसलमानों के हित के रूप में जो आप प्राप्त कर रहे हैं, वो पैसे का हिसाब आप सामने लाइए। देश आपसे डिमांड कर रहा है, मौलाना साद सामने आइए। आपकी वजह से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी बदनाम हो रही है। शायद आपको पता नहीं है, लोग मुसलमानों को अच्छी निगाह से नहीं देख रहे हैं, कारण सिर्फ आप है। कुछ आप जैसे 2-4 लोग पूरे हिंदुस्तान के वफादार मुसलमानों को कलंकित कर रहे हैं। मौलाना साद, गलत है ये और यह गलत है। सामने आइए, देश को अपने बयान दीजिए, अपना चेहरा सामने उजागर करिए और छिपने की कोशिश ना करिए। छिपने से आपकी बदनामी है, देश की बदनामी है, समाज की बदनामी है, पूरे मुस्लिम समुदाय की बदनामी है। पूरे मुस्लिम समुदाय को बदनाम ना करिए, वरना मैं मुस्लिम समुदाय से ये अपील करूंगा कि मौलाना साद का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए और इनको इनके पद से
पद से हटाकर पदच्युत करके इनकी सारी पदवी छीन ली जाए और उचित बंदे को दूसरे मौलाना को बिठाकर बिल्कुल नंबर 1 में, जो कि भारत सरकार के लोगों की जानकारी में हो कि आखिर वहां पर क्या चलता है, किस तरीके के काम चलते हैं, क्या तबलीगी जमात में बताया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, वो सब जनता के सामने आए। आज देश आपको संदेह की नजर से देख रहा है। इवन यहां तक जो है सुनने में आया है कि सब्जियों वालों को रोक कर पूछा जा रहा है कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम नाम बताओ तब तुमसे सब्जी खरीदी जाएगी। यह मौलाना साद आपका दिया हुआ एक श्राप है मुसलमानों को। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ऐसा मत करिए। देश के मुसलमानों को आर्थिक प्रतिबंध ना लगवाइए, उनको आर्थिक हिसाब से ना तोड़िए। आपकी वजह से पूरा मुस्लिम समुदाय आर्थिक बहिष्कार का शिकार हो जाएगा। शायद आपको पता नहीं है, धीरे धीरे मतलब जो है आर्थिक बहिष्कार की स्थिति हिंदुस्तान में बननी शुरू हो गई है, जो कि एक सर्वथा गलत है। मैं आपके सामने अपने विचार रख रहा हूं और आपको बताना चाहता हूं कि मौलाना साद आपकी वजह से पूरा मुस्लिम समुदाय बदनाम हो रहा है। लिहाजा हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम ना करें। यह हिंदुस्तान का मुसलमान बड़ा शांत है और अपने घर में रहना पसंद करता है, अपनी दाल रोटी चलाना चाहता है। कोई मुसलमान नहीं ये चाहता कि उसकी बदनामी हो, उसको राह चलते रोका जाए या उसके कारोबार में अंतर पड़े। आपकी वजह से पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान आज भारत के सामने शर्मिंदा है। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है मौलाना साहब, ऐसा मत करें, देश के मुसलमानों को शर्मिंदा मत करें। इसी के साथ दोस्तों मैं अपना ये वीडियो आज का रोक रहा हूँ और फिर कल बैठूंगा, फिर आपको बताऊंगा किसी नए विषय पर। आज मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, क्वारंटाइन रहिए, अपने घर पर अपने हाथ धोइए, ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना से बचिए और अच्छे से अच्छे लोगों के साथ अपने संबंध बनाएं। फ़ोन से बात करें, ज़रूरी नहीं है कि आप घरों पे जाएं, घरों पे मत जाइए, अगल बगल अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में भी मत जाइए। अगर कोई आपसे बात करना चाहता है, आप फ़ोन पर उससे बात करके अच्छे से उसको डील करें, बात करें। इसी के साथ दोस्तों, जय भारत, जय हिंद, फॉर्चून इंडिया ऐसे ही आपके सामने अच्छे अच्छे विचार लाता रहेगा और आपको नई नई जानकारियों से अवगत कराता रहेगा। मैं जानता हूँ कि धीरे धीरे मेरे वीडियो आपको पसंद आने शुरू हो जाएंगे और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, व्यूज़ करें और लाइक करें। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, जय भारत।